शांत हो जाइए। चलिए, अभी भी काउंटिंग समाप्त नहीं हुआ, चलिए रहा है। तो इसीलिए अभी भी कुछ भी हो सकता है। आरजेडी को भरोसा है कि अभी भी कुछ होगा। एक बात देखिए, एक एक बात हम ये महसूस किए। खैर, इस बार तो हम भी निष्पक्ष नहीं थे, एक पार्टी से जुड़ गए थे और हम जिस पार्टी से जुड़े उसका हाल तो बहुत खराब है। ऐसा है कि ऐसा है कि जिस नेता के भरोसे हम जुड़े थे उन्हीं वही फोन नहीं उठा रहा है। तो अलग बात है, लेकिन इस बार हम देखें कि आरजेडी का जो प्रचार हो रहा था, प्रचार ऐसे हो रहा था कि भैया मुख्यमंत्री बन गए हैं, खाली आप वोट दे दीजिएगा। मतलब नहीं हो दीजिए, बनल है। तो हमें लगता है कि अति आत्मविश्वास भी चुनाव को थोड़ा गड़बड़ाया है। अब वैसे दोस्तों कुछ नहीं हुआ, ईवीएम चोरी हुआ, ये दोस्तों पर अब दोस्तों कह रहा कि अब हर घर में नौकरी कैसे लगेगा। अब तो कोई दूसरा चारा नहीं है, अब तो पढ़िए के नौकरी लेना पड़ेगा। और देखिए, जिनको वोट दिए हैं उसका पार्टी अगर जीत गया तो अभी भी खुशी होने का। हाँ, अभी तो सिर्फ जीत हारते हुआ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा अभी तय थोड़े हुआ है। तो इसीलिए आइए 206 नंबर पाइए। आइए दोस्तों, बात करने का बहुत बात है और एक अलग से शपथ ग्रहण दिन क्लास रखेंगे। 206 नंबर, कल के क्लास में 205 तक हमने डिस्कस किए थे और निश्चित तौर पर 205 तक याद हो गया होगा। 206 नंबर, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन प्रोटोजोआ मोनेरा किंग सॉरी प्रोटिस्टा किंगडम के सूक्ष्म जीव है। तो मलेरिया बुखार प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और यह प्रोटोजोआ अपना जीवन चक्र अपना जीवन चक्र दो पोषक में पूरा करता है, ये भी जान लीजिए। मलेरिया का बुखार, और मलेरिया का बुखार का मतलब क्या? मलेरिया का बुखार होगा तो शरीर तीन अवस्थाओं से गुजरेगा। तेज ठंड, फिर तेज गर्मी, अब फिर तेज पसीना, फिर तेज पसीना, अब फिर 24 घंटा या फिर 48 घंटा के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। ध्यान दीजिए, जब मलेरिया से प्रभावित हो जाते हैं शरीर, तो ऐसे मलेरिया रोगी की आसानी से आप पहचान कर सकते हैं।
मलेरिया का जो बुखार आता है उसमें कपकपी आता है, यानी शरीर थरथराने लगता है, कपकपाने लगता है, और तब तेज बुखार होता है। और रोगी का शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। सबसे पहले रोगी को तेज ठंड लगेगा, मलेरिया के रोगी को सबसे पहले तेज ठंड लगेगा। अब फिर कुछ ही देर के बाद उन्हें तेज गर्मी लगने लगती है। अब फिर कुछ ही देर के बाद उनके शरीर से तेज पसीना चलने लगता है, और फिर कुछ ही देर के बाद वो स्वस्थ महसूस करने लगता है। और फिर ये एक बार हुआ, फिर 24 से 48 घंटा पर शरीर में ऐसा ही होगा। तो जब शरीर में कुछ ऐसा बुखार हो जिनमें शरीर इन 3 अवस्थाओं से गुजर रहा है, तो समझिए वो बुखार कौन बुखार है? मलेरिया बुखार है। मलेरिया बुखार में रोगी को पहले तेज ठंड लगता है, फिर तेज गर्मी लगता है, फिर तेज पसीना लगता है, फिर उन्हें स्वस्थ व्यक्ति जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहता है। जबकि 24 से 48 घंटा के बाद फिर इन 3 परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता। और जब तक ये 3 परिस्थिति चलते रहते उसका शरीर थरथराते रहता, तेज बुखार बना रहता। तो ये जो मलेरिया का बुखार है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अपना पूरा जीवन चक्र एक नहीं 2 पोषकों में व्यतीत करता है, एक मच्छर और दूसरा मानव शरीर। दूसरा मानव प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने शरीर में पूरा होता है? तो पहला चरण कहां? अब फिर और मच्छर भी कौन? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में मौजूद रहते हैं। कौन? और ये मच्छर जब मानव शरीर से रक्त चूसते हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छर के लार से निकलकर मानव के रक्त में चला जाता है। और प्लाज्मोडियम जब मानव के रक्त में पहुंचता है इस मच्छर के द्वारा, तो फिर उस रक्त के हीमोग्लोबिन को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और हीमोग्लोबिन नष्ट होने से एक पॉइजन निकलता है, और इस पॉइजन का नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है दोस्तों? हीमोजोइन। हीमोग्लोबिन के टूटने से एक जहर बनता है, विष बनता है, जिसे क्या कहते हैं? हीमोजोइन। और इसी विष के कारण मानव शरीर में कपकपी के साथ बुखार आता है। दोस्तों बात समझे कि नहीं समझे? और इसमें प्रभावित क्या होते हैं? तो रक्त, और रक्त में आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रभावित होते हैं। इतना आरबीसी का मृत्यु होता है इस बुखार में कि पिल्हा का आकार काफी बढ़ जाता है। पिल्हा वो अंग है जो मृत आरबीसी का निपटान करता है अपने भीतर। मलेरिया के बुखार में इतने आरबीसी क्षतिग्रस्त होते हैं कि पिल्हा का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता। एक रोगी का पिल्हा का आकार सामान्य से बहुत बड़ा हो गया है। वह रोगी को कौन रोग है? हीमोजोइन नामक विष किस रोग में बनते हैं? मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? किस प्रोटोजोआ कारण? और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का जीवन चक्र, पूरा जीवन चक्र कितने पोषकों में पूर्ण होता है? 2। पहला पोषक, अंतिम पोषक। क्लियर हो गया? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है 2 पोषक में, मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में और मानव के रक्त में। हाँ, प्रधान पोषक मानव शरीर है, जबकि मच्छर को माध्यमिक पोषक कहा जाता है। प्लाज्मोडियम का प्रधान पोषक मानव शरीर है। मच्छर मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रोस ने, और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई। दोस्तों मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार होता है प्लाज्मोडियम। देखिए भारत में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की 4 प्रजातियां है या 4 वेराइटियां है। जैसे गाय में वेराइटी होता है ना,
साहिवाल गाय, कंकरेज गाय, जर्सी गाय, एचएफ गाय, हॉलस्टाइन फ्रीजियन गाय। उसी तरह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का भारत में कितने वैरायटी हैं? 4। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो उसमें सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाता है कौन? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इस सबसे खतरनाक मलेरिया को कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, यानी इसी मलेरिया को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। किस मलेरिया को? मैलिग्नेंट मलेरिया को। सबसे खतरनाक मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया, जो किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और ये मलेरिया ऐसा मलेरिया है जिसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सबसे प्राण घातक मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया, हड्डी तोड़ बुखार वाला मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के कारण? और ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं किसी बुक में इसका उत्तर ये दिया जा रहा है जो सरासर गलत है। बात समझ गए? इसका उत्तर डी नहीं होगा, इसका उत्तर बी ही होगा। कुछ स्रोत में इसका उत्तर डी दिया जा रहा है जो गलत है। आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए। बार बार कपकपी मलेरिया। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था। प्लाज्मोडियम देखिए, 1 मिनट पहले इसका उत्तर ए दिया है क्या? दोनों दिए हैं, वो गलत है दोस्तों। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था एस्पेरोजोइट है। एस्पेरोजोइट वो अवस्था है जब प्लाज्मोडियम मच्छर के लार में रहते हैं। लार में रहने की जो अवस्था है उसी अवस्था का नाम है दोस्तों क्या? एस्पेरोजोइट। जब प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में रहते हैं उसी अवस्था में वे मानव को संक्रमित करते हैं। और मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है उसकी अवस्था को कहा जाता है एस्पेरोजोइट। और इसी अवस्था में वे मानव को संक्रमित करते हैं, इसीलिए इसी अवस्था को संक्रमित अवस्था कहा जाता है। संक्रमित अवस्था कहा जाता है। तो क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसका उत्तर क्या होगा? बी। और मेरोजोइट प्लाज्मोडियम की वह अवस्था जब यह मानव रक्त में होता है। जब यह मानव रक्त में होता है प्लाज्मोडियम की उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब ये मच्छर के लार में मौजूद रहते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब ये मानव के रक्त में होते हैं। मेरोजोइट। लेकिन इसमें संक्रमित अवस्था एस्पेरोजोइट है। संक्रमित अवस्था एस्पेरोजोइट है दोस्तों, क्योंकि इसी अवस्था में ये मानव को संक्रमित करते हैं मलेरिया से। क्लियर? मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। इसका खोज किसने किया था? रोनाल्डो। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। पहली बार टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। हैजा बीमारी का पता, हैजा कोलेरा या हैजा बीमारी का पता पहली बार। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तक अंतरित किया जाता है? एनोफिलीज मच्छर। देखिए, मच्छर में नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं, लेकिन नर मच्छर शाकाहारी होते हैं। यानी नर मच्छर रक्त चूसते
नहीं, ये नर मच्छर शाकाहारी होते हैं, अक्सर फलों के सब्जियों के रस चूसते हैं। लेकिन मादा मच्छर पूर्णतः मांसाहारी होते हैं और वो रक्त चूस कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। घातक मलेरिया मेलिग्नेंट मलेरिया है, घातक मलेरिया मेलिग्नेंट मलेरिया है, जो किसके द्वारा फैलता है? इसी का उत्तर डी मरवाए थे हम भी, सॉरी ए मरवाए थे, लेकिन इसका उत्तर बी होगा। घातक मलेरिया मेलिग्नेंट मलेरिया है, और मेलिग्नेंट मलेरिया आप जानते हैं किसके कारण होता है। तो सही कर लेंगे दोस्तों, सही उत्तर इसका बी होगा। नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ओनली बी। क्लियर? मलेरिया से प्रभावित अंग पिल्हा, जो समौन से काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, समौन से काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता नहीं है? मलेरिया में भी बुखार होता है, डेंगू में बुखार होता है, बुखार यानी ज्वर, ये समान है। मलेरिया भी मानव को, डेंगू भी मानव को होता, तो ये भी समान है। मलेरिया भी मच्छर काटने से, डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, ये भी समान है। लेकिन दोनों की मच्छर प्रजाति अलग अलग है। जहां डेंगू एडीज मच्छर से होता है, डेंगू किस मच्छर से? एडीज मच्छर से। वहीं मलेरिया एनोफिलीज मच्छर से होता है। तो मलेरिया तथा डेंगू में मच्छर प्रजाति अलग अलग है। एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया, जबकि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। क्लियर? रोगों को फैलाने वाले कीट और मच्छरों को क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहक को अंग्रेजी में वेक्टर कहा जाता है। वाहक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, बायोलॉजी वाला वेक्टर, जिसका हिंदी है वाहक। क्लियर? भूल चूक से स्केलर नहीं मार दीजिए। निम्नलिखित में कौन तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करता है? हैजा, लगातार उल्टी और दस्त किसका किसका नतीजा है? हैजा का, हालांकि जैसे हैजा में होता है सेम टू सेम वैसे डायरिया में होता है, लेकिन डायरिया प्रायः बच्चों को होता है, हैजा प्रायः वयस्कों को होता है। तो गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइनल यानी कि आंत, इन्फेक्शन यानी पेट आंत में इन्फेक्शन करने वाला जल जनित रोग कौन है? हैजा। क्योंकि निमोनिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं, रेबीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, कुष्ठ रोग में त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, कुष्ठ रोग में त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। गैस्ट्रो यानी कि पेट, इंटेस्टाइनल यानी आंत खराब होते हैं किसमें? हैजा का सबसे मुख्य लक्षण है बार बार उल्टी और दस्त, बार बार उल्टी और दस्त, यानी बाथरूम से निकले और पुनः बाथरूम आए, मतलब क्या हो गया है? हैजा हो गया है। क्लियर? मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का सबसे आम इलाज, आपको बताएं कि एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी रूप से जीवाणु जनित बीमारी पर ही काम करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा जीवाणु जनित बीमारियों का संपूर्ण और सस्ता इलाज संभव है। जीवाणु जनित बीमारियों का पूर्ण उन्मूलन टीकों के माध्यम से संभव नहीं है। कालाजार रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया। कालाजार में तेज बुखार होता है, शरीर काले पड़ जाते हैं, और ये होता है किसके कारण? लिस्मेनिया। पूरा नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया
डोनोवनी या डोनोवेनी भी कहते हैं इसको, काला जार उत्पन्न करता है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी के कारण होता है। और लिस्मेनिया डोनोवेनी को भी प्लाज्मोडियम के तरह कितने पोषक की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए? लिस्बेनिया डोनोवेनी प्रोटोजोआ को भी प्लाज्मोडियम के तरह कितना पोषक? दो पोषक चाहिए, दो पोषक चाहिए। एक का नाम है सैंड फ्लाई, क्या नाम है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, और दूसरा है मानव शरीर। तो जिस तरह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है, ठीक उसी तरह कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी सेंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के लार में होता है। और बालू मक्खी जब किसी मानव को काटता है तो कालाजार फैलाने वाला ये लिस्मेनिया डोनोवेनी मानव के रक्त में पहुंच जाता है। फिर रक्त से इसका यात्रा तंत्रिका तंत्र की ओर होती है। क्लियर हो गया? और दोस्तों, कालाजार का भी प्रकोप अब भारत में धीरे धीरे घट गया है। और कालाजार रोग गरीबी से संबंधित रोग है, यानी कि ये केवल ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां लोगों के पास सही से घर नहीं है। क्योंकि सैंड फ्लाई जिसके द्वारा कालाजार फैलता है, सैंड फ्लाई प्रायः अंधेरे में रहने वाला कीट है। और ये फर्श पर प्रायः नहीं बैठते हैं, ये मिट्टी या बालू पर ही ज्यादातर बैठते हैं। तो ऐसे घर से जहां अच्छी तरह से फर्श बने हैं, उन घर में रोशनी रहती है, तो निश्चित तौर पर उस घर में प्रवेश नहीं होगा किसका? सैंड फ्लाई का। और उन घरों में कालाजार नहीं फैलेगा। घरों में अंधेरा है, घरों के नीचे मिट्टी है, निश्चित तौर पर ऐसे घर आर्थिक रूप से जो मजबूत नहीं है उनके पास है। और ऐसे ही घरों में प्रायः या ऐसे ही स्थान पर प्रायः कौन पाया जाता है? सैंड फ्लाई, जो लोगों को काट कर कालाजार फैलाता है। तो कालाजार बीमारी जो है, कालाजार बीमारी जो है, इसका संबंध सीधे आर्थिक प्रगति से है। जो जो हम आर्थिक प्रगति करते जा रहे हैं, कालाजार मुक्त होते जा रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, वर्तमान समय में कालाजार केवल पिछड़े राज्य में ही है, यानी बिहार में, झारखंड में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, यही 3 राज्य प्रभावित है किससे? कालाजार। जबकि यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली जैसे विकसित राज्य में कालाजार का कोई प्रकोप नहीं है। वर्तमान में कालाजार भारत में केवल 2-3 राज्यों में ही सिमटा हुआ है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बाकी सभी राज्य लगभग कालाजार से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। और धीरे धीरे बिहार भी प्रगति के रास्ता पर चल दिया है, सरकार भी बन गई है। 221 नंबर। कालाजार रोग का कारक लिस्मेनिया डोनोवेनी प्रोटोजोआ संक्रमण मनुष्य के किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई को कहां रहना पसंद है, आप जान ही रहे हैं। निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इसका पूरा नाम है। और इन्हें भी कितने पोषक चाहिए? 2। प्लाज्मोडियम लिस्मेनिया डोनोवेनी के तरह ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ को भी जीवन जीने के लिए कितने पोषक चाहिए? 2 पोषक चाहिए। एक पोषक है कौन? सीसी मक्खी, और दूसरा है मानव शरीर। और ये प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ मानव के शरीर में तब पहुंचता है जब मानव को कौन मक्खी काटे। और ये प्रोटोजोआ कौन सा रोग फैलाता है? हाँ, निंद्रा रोग। इस रोग में रोगी लगातार सोते रहते हैं, कभी वो सो जाएंगे। स्लीपिंग सिकनेस रोग में रोगी कभी भी सोने लगते हैं। मार्केट भेजिए, सड़क पर सोने लगते हैं। खेत भेजिए तो खेत में सोने लगते हैं। ये रोग में प्रभावी होता है दोस्तों। रोगी कभी भी सोने लगता है, कहीं पर भी उसको नींद हो जाता है। लेकिन यह रोग भारत में नहीं पाए जाते। ये
स्लीपिंग सिकनेस रोग केवल अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। किन देशों में पाए जाते हैं? अफ्रीकी महाद्वीप देशों में पाए जाते हैं, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाला मक्खी, सीसी मक्खी, भारत तो छोड़िए एशिया महादेश में ही नहीं पाए जाते हैं। यानी यह मक्खी एशिया महादेश में नहीं पाया जाता है। यानी इस बीमारी का प्रकोप भारत तो छोड़िए एशिया महादेश के किसी भी देश में नहीं है। निद्रा रोग का प्रभाव केवल अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देशों में है, क्योंकि उन्हीं देशों में यह मक्खी पाई जाती है और यही मक्खी के काटने से यह प्रोटोजोआ मानव के शरीर में प्रवेश करता है। तो हमारे यहाँ है न मक्खी और न ये होता है रोग, ठीक है ना। हाँ, न होगा बसबट्टी न काटेंगे बांस। 223 पर आइए। न मुहावरा कुछ अलग है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सॉरी दोस्तों। आइए दोस्तों 223, परजीवी प्रोटोजोआ। ध्यान दीजिएगा, परजीवी मतलब समझ रहे ना, जो दूसरे के शरीर पर आश्रित है। परजीवी उसे कहते हैं जो अपना जीवन किसी दूसरे सजीव के शरीर में रहकर जीते हैं और उल्टे जिस शरीर में रहते हैं उसे हानि पहुंचाते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी के द्वारा। और आप जानते हैं कि इस मक्खी का यह मक्खी केवल अफ्रीकी महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसके द्वारा फैलाए गए रोग का प्रकोप भी केवल अफ्रीकी महाद्वीप में है। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषकों की जरूरत होती है? फिर से देख लीजिए सभी को। बिल्कुल, मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम, स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाला ट्रिपेनोसोमा, कालाजार फैलाने वाला लिस्मेनिया, तीनों प्रोटोजोआ को दो दो पोषकों की जरूरत पड़ती है और तीनों प्रोटोजोआ का प्रधान पोषक मानव का शरीर है। यानी मेन जीवन इसका मानव के शरीर में कटता है। क्लियर? अब बाकी दो पोषक तीनों का कौन कौन है वो भी आप जान गए हैं, नहीं जान गए हैं? प्लाज्मोडियम का दो पोषक है एनोफिलीज मच्छर मानव शरीर, ट्रिपेनोमा का दो पोषक है सीसी मक्खी मानव, लिस्बेनिया का दो पोषक है सेंड फ्लाई और मानव शरीर। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कहां पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, और दोनों ही आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में भी और छोटी आंत में, दोनों आंत में। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मानव के आंत में पाया जाता है। और ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पेचिस या अमीबियस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंटमीबा, और पूरा नाम है हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका यह प्रोटोजोआ मानव के आंत में पाए जाते हैं। और मानव के आंत में कौन सा रोग फैलाते हैं? पेचिस। पेचिस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अमीबियोसिस। और इस रोग में ठीक वैसा ही लक्षण देखने को मिलता है जैसा हैजा में देखने को मिलता है। जैसा लक्षण जीवाणु जनित बीमारी हैजा में होता है, ठीक वैसा ही लक्षण पेचिस में होता है। पेचिस में बार बार उल्टियां और दस्त लक्षण है पेचिस के रोगी का, जो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को केवल एक पोषक की जरूरत है, वो है मानव शरीर। यह किसी मच्छर या कीट के काटने से मानव शरीर में नहीं आता है, बल्कि प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल को खाने पीने से यह हमारे शरीर के आंत में पहुंचकर आंत को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे रोगी को पेचिस हो जाता है। और पेचिस होने के उपरांत वो बार बार उल्टियां और दस्त करते रहते हैं। दोस्तों, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमित अवस्था को सिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टिक।
इसका उत्तर ए दिए थे, वो गलत है दोस्तों, सही उत्तर सी है। देखिए, आप लोगों के बैच में हम बहुत तैयारी के साथ आते हैं कुछ पर, देखिए होता क्या है, आप लोग तो या विद्यार्थी लोग सीधे आरोप लगाते हैं, सर गलती है बता दिए, गलती नहीं होता क्या है। अब जैसे किसी क्लास में 300 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें मिस्टेक होता है, कहीं एक मतलब बी मतलब सी का हो जाता है। 300 क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक दो का गलती होना सिर्फ मानवीय भूल है। लेकिन इस प्रश्न में हमको भी लग रहा था लंबे समय तक इसका उत्तर ए है, लेकिन कल रात ही हमें इस प्रोटोजोआ के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने को मिला। और कहां पढ़ने को मिला, तो आपको हम बता दें कि इस प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल से दिया गया है क्लास 11th क्लास का जो बायोलॉजी है, क्लास 11th का जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी में इस बैक्टीरिया के बारे में, सॉरी, इस प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में दिया गया है। और रात जब हम उसको पढ़े तो पता चला कि इसका संक्रमित अवस्था ट्रोफोज्वाइंट नहीं है, बल्कि कौन है, सिस्टिक है। सिस्टिक अवस्था में आकर ये आंत को संक्रमित करते हैं, जिसके बाद बार बार उल्टियां और दस्त होते हैं। तो जो भी इसका उत्तर ए लगाए हैं, कृपया इसका उत्तर सी करिए। और यह उत्तर कहां से सही किए हैं उसका भी साक्ष्य हम आपके सामने रख दिए हैं, कि ताकि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लगे दोस्तों। तो इसका उत्तर सी है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो पेचिस रोग को फैलाते हैं, इसका इसका प्रथम अवस्था है ट्रोफोज्वाइंट, लेकिन संक्रमित अवस्था है कौन, सिस्टिक। संक्रमित अवस्था है कौन, सिस्टिक। निम्नलिखित में किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, पल पल बदलते रहती है। अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो प्रायः जल में स्वतंत्र रूप से रहता है, परजीवी के तरह नहीं रहता है। लेकिन जल में, गीली मिट्टी में, गंदे जल में जो अमीबा पाए जाते हैं, इस अमीबा की आकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इसकी आकृति लगातार क्या होते रहती है, बदलते रहती है। कभी इस तरह दिखेगा, कभी इस तरह, कभी इस तरह। तो अमीबा जो कि परजीवी प्रोटोजोआ नहीं है, अब परजीवी नहीं है तो ये रोगों को भी नहीं फैलाएगा, क्योंकि शरीर पर आश्रित रहेगा तब ना शरीर में रोग फैलाएगा। तो अमीबा परजीवी प्रोटोजोआ नहीं है, अमीबा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है। ये प्रायः जल में रहता है, गंदे जल में रहता है, दलदल में रहता है, कीचड़ में रहता है, और स्वतंत्र रूप से रहकर ये अपने भोजनों की तलाश करता है। लेकिन ये अमीबा प्रोटोजोआ की आकृति एक समान नहीं होती है, इसकी आकृति पल पल बदलते रहती है, इसकी आकृति पल पल बदलते रहती है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद फ्लैजिला। फ्लैजिला किसका प्रचलन अंग है, यूग्लिना का। सीलिया किसका प्रचलन अंग है, पैरामीशियम का, पैरामीशियम। अब समझ लीजिए, जैसे माइक्रोस्कोप से पैरामीशियम को देखने पर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा, यह पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम के कोशिका झिल्ली से, किससे, कोशिका झिल्ली से छोटे छोटे फाइबर के समान संरचनाएं निकले रहते हैं, फाइबर के समान संरचनाएं निकले रहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ये पैरामीशियम है, जिसमें जो है छोटे छोटे संरचना बने, ये क्या है। और इसी के मदद से पैरामीशियम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। प्रचलन अंग मतलब चलने फिरने वाला। वहीं अगर आप यूग्लिना को देखिएगा, यूग्लिना को देखिएगा दोस्तों, तो यूग्लिना कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। और यूग्लिना में एक और कभी कभी दो क्या निकले रहते हैं, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की आकृति बड़ी होती है, और जिस सूक्ष्म जीव को फ्लैजिला होते हैं उसकी संख्या एक या कभी कभी दो होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। बात समझ गए। तो यूग्लिना का प्रचलन अंग, पैरामीशियम का प्रचलन अंग, सीलिया ढेरों की संख्या में होते, लेकिन फ्लैजिला एक या, और अमीबा का प्रचलन अंग। अब कूटपाद क्या है, तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं रहती है। यह है अमीबा, यह है अमीबा। कभी अमीबा को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह दिखेगा, कभी इस तरह दिखेगा। तो आप जो ये देख रहे हैं, अमीबा का ये भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, यही भाग क्या है, कूटपाद।
ये जो अमीबा को देख रहे हैं, ये क्या है? कूटपाद। और ये कूटपाद केवल इसे चलने फिरने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि भोजन को पकड़ने में भी क्या करते हैं? अगर मान लीजिए बीच में भोजन का टुकड़ा मिल गया अमीबा को, ये भोजन का टुकड़ा है, तो ये अपने दोनों कूटपाद से इस भोजन को घेर लेता है, अब फिर भोजन को अंदर कर लेता है। तो कूटपाद के द्वारा अमीबा चलते फिरते हैं, लेकिन कूटपाद के मदद से अमीबा केवल चलते फिरते नहीं है, बल्कि भोजन को भी पकड़ते हैं। तो अमीबा की संरचना में जो ये देख रहा है, ये कूटपाद, इसके साथ ये चलते भी है और भोजन को भी पकड़ते। तो पैरामीशियम नामक प्रोटोजोआ का प्रचलन अंग यूग्लिना प्रोटोजोआ नहीं है। प्रोटोजोआ से अलग जंतु है कौन? एक कोशिकीय है। और यूग्लिना का प्रचलनांग अमीबा प्रोटोजोआ का प्रचलनांग। अमीबा में कूटपाद, जिसको अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं, कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं, इसका पी साइलेंट रहता है, इसको सीडोपोडिया पढ़ते हैं। तो अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? अभी तुरंत आपको बताएं, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण करने तथा मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम और अमीबा प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सजीव है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोग मतलब रोग फैलाने वाला नहीं, अरोग जनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन है? इकोलाई। इकोलाई का मतलब होता है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा ये किस भाग में रहते हैं और ये कैसा प्रोटोजोआ है? ये कैसा प्रोटोजोआ है? क्योंकि ये हमारे आंत में रहकर हानिकारक पदार्थों को खाते हैं और हमें कोई रोग नहीं फैलाते। तो हमारे शरीर में रहकर ये हानिकारक पदार्थों को खाते हैं और रोग नहीं फैलाते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए क्या कहलाएगा? वो कौन से प्रोटोजोआ आंत में रहते हैं लेकिन वो हानि नहीं करते हैं? एक बैक्टीरिया भी है जो आंत में रहते हैं, और बैक्टीरिया का नाम है रेसिया कोलाई। रेसिया कोलाई एक प्रकार का क्या है, जबकि एंट अमीबा कोलाई एक प्रकार का क्या है? एसेरिसिया कोलाई क्या है? एंट अमीबा कोलाई। दोनों ये जीवाणु और ये प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं? और दोनों ही क्या है? तो मानव के आंत में रहने वाला एसिडिसिया कोलाई भी लाभदायक जीवाणु है। इसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, किया जी। जब जीवाणु का क्वेश्चन हो रहा था तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। एसिडिसिया कोलाई नामक जीवाणु तथा एंट अमीबा कोलाई नामक प्रोटोजोआ मानव के आंत में रहते हैं, और ये मानव के आंत में रहकर मानव को फायदा पहुंचाते हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ प्रकाश को उत्पन्न करता है? नोक्टिल्यूका याद रख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? सभी। डायनोफ्लेजिलेटस, डायटम, यूग्लिनाइड, ये सभी प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा उसे कहते हैं जो प्रोटिस्टा, आप जानते हैं ना कि 5 किंगडम है, तो उसमें जो प्रोटिस्टा किंगडम में जो सूक्ष्म जीव है उसे प्रोटिस्टा कहते हैं, सीधी सी बात। अब प्रोटोजोआ किसमें है? डायटम किसमें है? डायनोफ्लेजिलेटस किसमें है? यूग्लाइड या यूग्लिना किसमें है? और प्रोटिस्टा किंगडम में केवल प्रोटोजोआ प्रकाश संश्लेषी नहीं है, बाकी ये तीनों ही क्या है?
क्लियर। प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है जल संतुलन तथा प्रोटोजोआ में या किसी भी प्रोटिस्ट जीव में जो रसध्वनि पाई जाती है या रिक्तिका पाई जाती है, ये उन्हें उत्सर्जन में भी मदद करते हैं और शरीर में जल को संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं, दोनों काज करते हैं। वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिका भी कहा जाता है और हिंदी में इसका दूसरा नाम क्या है? रसधानी। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट डाइटम का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन ब्राउन अलगी, गोल्डन ब्राउन अलगी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तो बनेगा, डाइटम के बारे में बताएं जी। डाइटम प्रोटिस्टा किंगडम का सूक्ष्म जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। एनाफिलीज, एनाफिलीज क्या? क्यूलेक्स, बालू मक्खी, बालू मतलब रे, सीसी मक्खी, स्लीपिंग 4 3 1 2 4 3। और दोस्तों एक बात और, कि इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आए तो उसको इसी तरह सॉल्व करना जैसे हम किए। इस तरह सॉल्व करने से आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। बहुत लोग मने मन मिलाते हैं, तो मने मन मिलाती है ना कि गलत होगा, गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में एकदम इस तरह सॉल्व करना है, बगल में लिखना है, नीचे पता लगाना है, मार देना है डी। मतलब वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के लिए? प्लेग के लिए, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग जीवाणु के कारण होते हैं दोस्तों। टाइफाइड में कौन सा? हैजा में कौन सा? टाइफाइड हैजा में आंत प्रभावित होते हैं, टाइफाइड में भी और हैजा में भी। पेचिस में, डायरिया में, जिस बीमारी में बार बार उल्टी दस्त हो रहा है, समझिए प्रभावित अंग कौन है? आंत है, पेट है। सूक्ष्म में एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या? प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्लैंकटन। इसका पी छूट गया है, पो छूट गया है। और ये है मछलियों के प्राकृतिक भोजन। जो प्राकृतिक तालाब होते हैं, प्राकृतिक तालाब को झील कहते हैं। झील के मछलियों को भोजन देने की बाहर से आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अधिकांशतः उसमें प्लैंकटन नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बनते रहते हैं और मछलियों को भोजन देते जाते हैं। वहीं कृत्रिम तालाब में मछली पालन में उसे बाहर से भोजन देना पड़ता है, क्योंकि अभी उसमें प्लैंकटन पूरी तरह से बने नहीं है। कवक का अध्ययन, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम था माइकेली। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था? माइकेली। माइकेली। अब माइकेली ने ही पहली बार कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करने की शुरुआत की थी। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करने की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा हुई? माइकेली के द्वारा। इसलिए इनके सम्मान में आगे चलकर कवकों के अध्ययन संबंधी जीव विज्ञान के शाखा को क्या कहा जाने लगा? अब फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? शैवाल। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी आया है किससे? माइकेली से आया है। माइकेली वैज्ञानिक का नाम है।
वनस्पति जगत यानी पौधा जगत के गैर हरित मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। गैर हरित का मतलब जिसके कोशिका में क्लोरोफिल नहीं है, गैर हरित। अब विषम पोषित, विषम पोषित, विषम पोषित का मतलब पर पोषण, विषम पोषित का मतलब पर पोषण। तो वनस्पति जगत का बिना क्लोरोफिल वाला पर पोषण करने वाला पौधा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 5 किंगडम नहीं बना था तो कवक किस किंगडम में था? प्लांट किंगडम। जब आर.एच. विटकर ने सजीवों के वर्गीकरण के लिए 5 जगत नहीं बनाए थे, जब 5 जगत नहीं बनाए थे तब कवक को रखा गया था किस किंगडम में? प्लांट किंगडम में। यानी कवकों को पौधा कहा गया, और वो इसलिए कि कवकों में भी पौधे के तरह कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होने के कारण कवक को प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही एक पौधा माना गया था शुरुआत में। लेकिन इनमें कोशिका भित्ति तो होती है कवक में, लेकिन इसके कोशिका में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने के कारण ये स्वपोषण नहीं, इनमें क्या होता है? पर पोषण का ही पर्यायवाची क्या है? विषम पोषण, जिसको अंग्रेजी में हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। तो कवक को कोशिका भित्ति होने के कारण वनस्पति पौधा माना गया है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं और इसमें स्वपोषण भी नहीं होता है। इसलिए आगे चलकर जब 5 किंगडम बना ना, तो कवकों के लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया और उसका नाम ही रखा गया कवक जगत यानी फंगी किंगडम। तो अगर आपसे पूछ दे बिना क्लोरोफिल वाला पौधा, बिना क्लोरोफिल वाला पर पोषण करने वाला पौधा, लेकिन वर्तमान में कवक पौधा नहीं है, वर्तमान में कवक कवक है। और शुरुआत में कवक को पौधा इसलिए माना गया था क्योंकि कवकों में पौधे के समान ही कोशिका भित्ति होती है। कवकों में पौधे के समान कोशिका, क्लियर हो गया। और दोस्तों, कवक कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। एक कोश के, जैसे ईस्ट का नाम सुने होंगे, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और कवक एक कोशिकीय के साथ साथ बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए आप जो मशरूम खाते हैं वो क्या है? और अगर मशरूम आंखों से दिख रहा है तो वो कैसा है? बहुकोश। क्योंकि स्वाभाविक जो एक कोशिकीय होगा वो आंखों से नहीं दिखेगा। अब बहुत लोग कहेंगे ईस्ट तो मार्केट से खरीद कर लाते, दिखता है नहीं। ईस्ट में बहुत तेज प्रजनन होती है और एक कोश के ईस्ट जब प्रजनन करते करते अपनी संख्या अरबों खरबों तक बढ़ा लेता है तो वो थोड़ा दिखाई पड़ने लगता है। नहीं तो एक ईस्ट आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ईस्ट क्या है? एक कोश के। तो कवक में पौधों के तरह कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कवक में पौधों के तरह क्लोरोफिल, कवक पौधों के तरह स्वपोषी। कवक में कैसा पोषण? पर पोषण होता है। और कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, और कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। और एक कोशिकीय कवक का सबसे चर्चित उदाहरण ईस्ट। ईस्ट कैसा कवक है? एक कोशिकीय कवक है, जबकि मशरूम सभी देखे होंगे, बहुत लोग खाए भी होंगे। मशरूम भी एक प्रकार का क्या है? कवक है, लेकिन कैसा? नेक्स्ट, कवक में किस तरह का पोषण? विषम पोषण, विषम पोषी या पर पोषण। क्लियर? कवक में स्वपोषी होने का सवाल ही नहीं होता है, विषम पोषी। अब देखिए, कवक सहजीवी भी होते हैं, कवक सहजीवी भी होते हैं, लेकिन पोषण तो ये प्रकार का होता है, स्वपोषण या सहजीविता जीने की
जीने का तरीका है, खाने पीने या पोषण का तरीका नहीं। तो भूल चूक से उत्तर भी इसका सी हो नहीं सकता है दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ले लेते, क्वेश्चन जमा कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन के बगल में लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं करेगा ना। अच्छा एग्जाम से रिलेटेड है, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। काहे दिक्कत करेगा, सिर्फ ओएमआर को ठीक ठाक रखना है। अरे मानो तो बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, वो हम दिए हैं, ठीक है, हम भी दरोगा के एग्जाम दिए, हम भी क्वेश्चन पर लिखे हैं, मेरा तो रिजल्ट आया था, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में हमको हो नहीं सकता है, मेरा आंख खराब है थोड़ा बहुत, इसीलिए मेडिकली फिट न है। आइए दोस्तों, होने जाता है, न हुआ है। सभी कबक, सभी कबक हमेशा, अब देखिए, विविध पोषी या पर पोषण या विषम पोषण, अंग्रेजी में केवल एक वर्ड, हेटरो, हेटरो। तो सभी कबक, सभी की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ कबक, कुछ कबक, लेकिन कुछ की बात नहीं हो रही है, सभी की बात है। सभी कबक विविध पोषी, अर्थात, 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 एनी प्रॉब्लम, पोषण की, पोषण की दो ही विधि, स्वपोषण, अपर पोषण। कवक में क्लोरोफिल के अभाव के कारण स्वपोषण होता ही केवल क्या होता है, अपर पोषण के भी तीन तरीके हैं। परजीवी कैसा पोषण है, मृतजीवी कैसा पोषण, पर पोषण है। तो निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है, कवक स्वपोषी होते हैं, गलत, कवक सहजीवी होते हैं, कवक परजीवी भी होते हैं, कवक मृतजीवी भी होते हैं, लेकिन कवक क्लोरोफिल के अभाव के कारण कभी स्वपोषी। कवक में भोजन का रूप क्या होता है, यानी कवक, जो कवक में ये क्षमता कि वो भोजन कर सकता है और अपने शरीर में भोजन को संचित भी रख सकता है, अपने शरीर में भोजन को संचित भी रख सकता, किस रूप में, कवकों द्वारा रिजर्व भोज पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन तथा हेमी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की नहीं बनी होती है, पैक्टिन की। कवकों के कोशिका भित्ति किस चीज की नहीं बनी होती है, कवकों के कोशिका भित्ति में सबसे प्रमुख रूप से क्या रहता है, उसके बाद हेमी सेलुलोज का एक दूसरा फॉर्म हेमी सेलुलोज रहता है। तो हेमी सेलुलोज से केलोज नामक कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, लेकिन पैक्टिन नहीं रहती। और आपको बता दे दोस्तों कि काइटिन, सेल्यूलोज, केलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप है, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है, क्लियर, अब कल करवा देंगे दोस्तों, ओके। चलिए, आप लोग बोले थे वीडियो क्लास हमने हुआ, करवा दिए। अब ये बताइएगा कि वीडियो क्लास जो हुआ था और उसके बाद हम जो किए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिला, मिला। हमारा एक ही तमन्ना रहता है कि आंसर करवाते करवाते क्लास में आप लोग को याद हो जाए।
तो आइए, कल तीसरा नंबर चैप्टर खलास हो जाएगा, परसों से चौथा चलेगा। और दोस्तों सीधे घर जाना है, किसी भी जुलूस में किसी को नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बिल्कुल हम लोग अभ्यर्थी है, किसी भी राजनीतिक दल के पोस्ट पर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है, निष्पक्ष रहना है। क्लियर? कोई कमेंट नहीं, जिसके साथ है उसी के साथ जिंदाबाद। चलिए तो